तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के सबसे खौफनाक और विनाशकारी संघर्ष यानी दूसरे विश्व युद्ध की टाइमलाइन को समझने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतनी बड़ी जंग आखिर शुरू कैसे हो गई, तो सच कहूं तो इसकी कहानी पहले विश्व युद्ध की राख और मलबे से ही शुरू हो जाती है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात या किसी एक घटना की वजह से भड़क गई हो, बल्कि जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये एक के बाद एक गिरने वाले जियोपॉलिटिकल डोमिनोज की तरह था। एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसे एक बार शुरू होने के बाद रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। भाग 1, संघर्ष के बीज, आर्थिक तबाही और वर्साई की संधि। चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। बात है 1919 की। पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। एक तथाकथित शांति समझौता किया गया जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस समझौते में एक बेहद खतरनाक चीज छुपी हुई थी, आर्टिकल 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है। अब निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए तो इस विवादित क्लॉज ने विश्व युद्ध की सारी तबाही का पूरा दोष और सबसे अहम बात, पूरा वित्तीय बोझ सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के सिर मढ़ दिया। फ्रांस और ब्रिटेन को अपने नुकसान की भरपाई चाहिए थी और इसके लिए उन्होंने एक पूरे देश को आर्थिक रूप से कुचलने का फैसला कर लिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। शुरुआत में ये जुर्माना $33 बिलियन तय किया गया था। सुनने में शायद आज उतना न लगे, लेकिन अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $270 बिलियन बैठता है। एक इतना भारी भरकम और कमर तोड़ देने वाला कर्ज कि जर्मनी को इसे चुकाने में लगभग एक पूरी सदी लग गई। आप यकीन करेंगे, इसका आखिरी पेमेंट साल 2010 में जाकर पूरा हुआ था। बिल्कुल 2010। अब जाहिर है इस जुर्माने का अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी असर होना ही था। इसे ऐसे समझिए, 1922 में बर्लिन के अंदर एक आम ब्रेड का पैकेट लगभग 160 जर्मन मार्क का आता था। लेकिन ठीक एक साल बाद 1923 में उसी एक ब्रेड की कीमत 200 बिलियन मार्क हो गई। जी हाँ, 200 बिलियन। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, बेरोजगारी आसमान फाड़कर ऊपर जा रही थी और एक आम इंसान के लिए बस जिंदा रहना भी किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं था। अब आते हैं भाग 2 पर, तानाशाह का उदय, प्रोपेगेंडा और पूर्ण सत्ता। देखिए, जब कोई देश इस भयानक स्तर की आर्थिक तबाही से गुजरता है और ऊपर से ग्रेट डिप्रेशन यानी महान मंदी का दौर आ जाता है, तो पूरा समाज अंदर से टूट जाता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है। और सच कहूं तो तानाशाही ताकतों को सत्ता हथियाने के लिए बस इसी मौके की तलाश होती है। 1923 में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने एक नाकाम तख्तापलट की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे मंदी गहराई, जनता की हताशा बढ़ी और हिटलर की लोकप्रियता का ग्राफ भी ऊपर जाने लगा। 1933 तक आते आते जर्मनी में करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे और इसी बेबसी का पूरा फायदा उठाकर एक समय का हाशिए का नेता पूरी तरह से कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए देश का तानाशाह बन बैठा। अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए एक बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया, कॉन्स्पिरेसी थियरीज। जूडियो बोल्शविज्म नाम का एक बिल्कुल ही निराधार और आक्रामक प्रोपेगेंडा चलाया गया। इसमें यहूदी लोगों और समाजवादियों को जर्मनी के हर अंतर्राष्ट्रीय अपमान और 1917 की रूसी क्रांति के लिए बलि का बकरा बनाया गया। मीडिया और हेट स्पीच के जरिए इतनी नफरत फैलाई गई कि पूरी की पूरी आबादी का एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया। भाग 3, तुष्टीकरण और विस्तार, रक्तहीन विजय। 1930 के दशक के आखिर तक जर्मनी ने बहुत तेजी से अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी थी, लेकिन वैश्विक ताकतों ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी तरह एक और युद्ध टल जाए। अब इस विस्तारवाद के पीछे एक बहुत खास विचारधारा काम कर रही थी, जिसे वो लेबेन्सरॉम कहते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि अपने आर्यन जर्मन साम्राज्य के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा रहने की जगह और प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। इसी एजेंडे के तहत फरवरी 1938 में राजनीतिक घुसपैठ हुई और बिना एक भी गोली चले ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। ऑस्ट्रिया तो बस शुरुआत थी, अगला नंबर था चेकोस्लोवाकिया का। अब यहाँ नेविल चैम्बरलेन जैसे नेताओं ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने युद्ध से बचने के लिए तुष्टीकरण या कह लीजिए अपीजमेंट की नीति अपनाई। सितंबर 1938 के म्यूनिक समझौते में उन्होंने सुडेटनलैंड का हिस्सा एक तरह से खुशी खुशी जर्मनी को सौंप दिया।
बस इस वादे पर कि आगे कोई कब्जा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। महज 6 महीने बाद मार्च 1939 में जर्मनी ने सारी संधियां तोड़कर बाकी चेकोस्लोवाकिया पर भी धावा बोल दिया। तुष्टीकरण ने आक्रामकता को शांत नहीं किया, बल्कि उससे और हवा दे दी। भाग 4, युद्ध की चिंगारी, पोलैंड पर आक्रमण। 1939 तक आते आते दुनिया एक और बहुत बड़े झटके के लिए तैयार थी। पोलैंड पर कब्जा करने के लिए जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ एक हैरान करने वाला नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया। जरा सोचिए, दो बिल्कुल कट्टर दुश्मन विचारधाराएं, और उन्होंने पोलैंड को आपस में बांटने का एक गुप्त समझौता कर लिया। और बस यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की असल चिंगारी भड़की। 1 सितंबर 1939 को पूरे 10 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। युद्ध की इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद शुरुआत में उन पुराने घोड़ों पर लड़ने वाले पोलिश सैनिकों को जमीन पर कोई भी वास्तविक सैन्य मदद नहीं मिली। भाग 5, ब्लिट्जक्रेग रणनीति, बिजली जैसा युद्ध। अब सवाल ये है कि जर्मन सेना इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही थी। इसका जवाब था ब्लिट्जक्रेग, यानी बिजली की तरह तेज युद्ध। इसने पुराने तरीके से लड़ने वाली सेनाओं को हफ्तों में कुचल कर रख दिया। इसके 3 बहुत ही सटीक और खौफनाक चरण थे। पहला, अपने तेज और खतरनाक टैंकों से अचानक घुसपैठ करना। दूसरा, ऊपर आसमान से लुफ्टवाफे द्वारा भारी बमबारी। और तीसरा चरण, दुश्मन को इतना चौंका देना, उसे संभलने का 1 सेकंड भी ना देना कि वो तुरंत सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। ये रणनीति इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने युद्ध का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, इस भयानक गति के पीछे एक और ऐसा सच है जो शायद आपको हैरान कर दे, और वो है परविटिन। ये एक ड्रग था जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ कहते हैं। जी हाँ, सरकार खुद अपने सैनिकों को भारी मात्रा में ये सिंथेटिक ड्रग देती थी ताकि उनकी थकान, नींद और भूख पूरी तरह से गायब हो जाए। जरा कल्पना कीजिए, इसी ड्रग की वजह से वो सेनाएं बिना रुके, बिना सोए, दिन और रात लगातार एक जैसी गति से तबाही मचाती जा रही थीं। भाग 6, यूरोप का पतन, पश्चिमी यूरोप का ढहना। अब हम आ गए हैं 1940 के वसंत में। पोलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क तो पहले ही कुचले जा चुके थे। अब असली टारगेट था फ्रांस। फ्रांस ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सीमा पर मैजिनॉट लाइन नाम की एक बेहद मजबूत दीवार खड़ी कर रखी थी। उन्हें लगा वो पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिक धोखा हुआ। जर्मन सेना ने उस दीवार से टकराने के बजाय अपने 40,000 सैन्य वाहनों को आर्देनस के घने जंगलों के बीच से निकाल दिया। उस जंगल को फ्रांसीसी सेना पार करना पूरी तरह असंभव मानती थी, और इसी एक ब्रिलियंट लेकिन खौफनाक धोखे ने अलाइड सेनाओं को पूरी तरह फंसा दिया और कुछ ही दिनों में उन्हें धकेलकर समुद्र के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। और इसी वजह से नौबत आई इतिहास के सबसे बड़े सैन्य इवैक्यूएशन की, जिसे हम डनकर्क इवैक्यूएशन या ऑपरेशन डायनेमो कहते हैं। स्थिति बेहद हताश करने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने आसमान से कवर दिया और सैकड़ों आम नागरिकों ने अपनी छोटी छोटी निजी मछली पकड़ने वाली नावों को लेकर समुंदर में छलांग लगा दी। उनकी इसी अदम्य साहस की वजह से 3.5 लाख फंसे हुए सैनिकों की जान बचाई जा सकी। जान तो बच गई, लेकिन इस अफरा-तफरी में एलाइड सेनाओं को अपने लगभग सारे के सारे कीमती सैन्य उपकरण वहीं समुद्र तट पर छोड़कर भागना पड़ा। पश्चिमी यूरोप पर जीत की ये रफ्तार सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। बस इस टाइमलाइन को देखिए। 10 मई 1940 को आक्रमण शुरू होता है। 4 जून तक डनकर्क इवैक्यूएशन खत्म हो जाता है, और उसके बाद महज 6 हफ्तों के भीतर 22 जून को शक्तिशाली फ्रांस आधिकारिक तौर पर हथियार डाल देता है। पश्चिमी यूरोप ताश के पत्तों की तरह ढह गया, और इसी के साथ पैक्ट ऑफ स्टील के जरिए इटली के साथ मिलकर एक्सिस ताकतों ने पूरे यूरोप पर अपना खौफनाक वर्चस्व पक्का कर लिया। अब जरा रुककर पूरी तस्वीर को देखिए। मुख्य भूमि यूरोप पर अब पूरी तरह कब्जा हो चुका है। सोवियत संघ के साथ फिलहाल शांति समझौता चल रहा है, और अमेरिका अभी भी इस युद्ध से बाहर खड़ा है। ऐसे में अब सिर्फ एक अकेला बचा ब्रिटेन एक ऐसी अजेय सैन्य मशीन के खिलाफ इस युद्ध की बाजी को आखिर पलट कैसे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे का इतिहास कैसे लिखा गया होगा। और इसी भारी सवाल के साथ हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण का अंत होता है।